नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के पहले अध्याय की यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह अध्याय है सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग। ये एक ऐसा विषय है जो हमारी लोकतंत्र की नींव को समझने में मदद करता है। सोचिए, अगर किसी देश में सारी शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति या एक समुदाय के पास हो तो क्या होगा? क्या ये न्याय संगत होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियां हमें सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझाती हैं। बेल्जियम की कहानी से शुरुआत करते हैं। ये एक छोटा सा यूरोपीय देश है जहां विभिन्न भाषाई समुदाय रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या में 69% लोग डच भाषा बोलते हैं, जिन्हें फ्लेमिश कहा जाता है। 20% लोग फ्रेंच बोलते हैं और केवल 1% लोग जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% डच भाषी हैं। शुरुआत में बेल्जियम में भी तनाव था। फ्रेंच भाषी समुदाय आर्थिक रूप से मजबूत था और उनका राजनीतिक प्रभाव भी ज्यादा था। लेकिन बाद में डच भाषी समुदाय ने शिक्षा और आर्थिक विकास में तेजी दिखाई। इससे दोनों समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बनी। लेकिन बेल्जियम ने बहुत ही समझदारी का रास्ता अपनाया। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई। कोई भी विशेष कानून तभी पास हो सकता है जब दोनों भाषाई समुदायों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इसके अलावा बेल्जियम ने राज्य सरकारों को भी मजबूत बनाया। केंद्रीय सरकार की कई शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गईं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई जहां दोनों समुदायों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला। अब श्रीलंका की कहानी देखते हैं। यहाँ सिंघली समुदाय 74% है और तमिल समुदाय 18%। बाकी 8% में मुस्लिम और अन्य समुदाय शामिल हैं। तमिल समुदाय भी 2 हिस्सों में बटा है, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। श्रीलंका में 1948 में आज़ादी के बाद सिंघली नेताओं ने बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई। उन्होंने सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघली समुदाय को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया गया। इन नीतियों का परिणाम यह हुआ कि तमिल समुदाय में असंतोष बढ़ता गया। उन्हें लगने लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। धीरे धीरे ये असंतोष हिंसक संघर्ष में बदल गया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE जैसे संगठन बने और गृहयुद्ध शुरू हो गया। यह गृहयुद्ध हजारों लोगों की जान ले गया और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। दोनों समुदायों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह दिखाता है कि जब सत्ता की साझेदारी नहीं होती तो क्या परिणाम हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसके 2 मुख्य कारण हैं, व्यावहारिक और नैतिक। व्यावहारिक कारण यह है कि सत्ता की साझेदारी से संघर्ष कम होते हैं और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। जब सभी समुदायों को लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है तो वे व्यवस्था का साथ देते हैं। नैतिक कारण यह है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों का बराबर अधिकार है। किसी भी समुदाय को सिर्फ इसलिए शासन से बाहर नहीं रखा जा सकता कि वे संख्या में कम हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सत्ता की साझेदारी के 4 मुख्य रूप हैं। पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था बनाता है। दूसरा रूप है विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा है। ये संघवाद का आधार है। तीसरा रूप है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का बंटवारा। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसका उदाहरण है। चौथा रूप है विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का बंटवारा। गठबंधन सरकारें इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां कई पार्टियां मिलकर सरकार चलाती हैं। भारत में सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है हमारा संविधान। इसमें मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को दिए गए हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या भाषा के हों। राज्य के नीति निदेशक तत्व सरकार को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। आज के समय में सत्ता की साझेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे जैसे समाज में जागरूकता बढ़ रही है, लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि सभी को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का मौका मिले। सत्ता की साझेदारी सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि विविधता में एकता कैसे लाई जा सकती है। ये दिखाती है कि अलग अलग समुदाय मिलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि लोकतंत्र में सिर्फ बहुमत का शासन काफी नहीं है।
सच्चा लोकतंत्र वो है जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सुरक्षित हों और सभी को विकास में भागीदारी का मौका मिले।